तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम बाजार के अंदर में एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर में हम अलग अलग तरह के शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर में स्पेसिफिकली हम लोग कंपनी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके सभी तरीके के फंडामेंटल्स, उसके फाइनेंशियल्स को जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी कितना प्रॉफिट क्रिएट कर रही है, कितना लॉस क्रिएट कर रही है। फिर हम ये देखेंगे कि जो चार्ट्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के वो कैसे हैं, फ्यूचर्स में कैसे कामकाज हो रहे हैं, हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे वीडियो को आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में आप सभी जानते हैं कि इस बैंक का जो मुख्य तौर पर बिजनेस है वो लोन्स देने का बिजनेस है और सभी तरह के सेक्टर्स को आमतौर पर लोन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं ऑलरेडी, हमारे सबके अकाउंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में होते ही हैं। हम इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को समझते हैं। बाजार के अंदर में अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अपने आप में भारत का सबसे बड़ा बैंक यहाँ पर इसको बनाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में सबसे बड़े बैंक्स में नाम आता है HDFC बैंक का। ये बैंक, यही कंपनी मुख्य तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में भी लिस्टेड है और कहीं ना कहीं पर इसका पूरा इम्पैक्ट पूरे निफ्टी को ऊपर या नीचे में चेंजेस ला कर देता है। बाकी अगर हम इस कंपनी में अगर गौर करें तो देखिए, इस कंपनी का जो कासा रेशो है, बैंक का जो कासा रेशो वो तकरीबन 38 का है। कासा रेशो का मतलब ये होता है कि करंट अकाउंट्स डिवाइडेड बाय सेविंग्स अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट्स जो है उसके मुकाबले सेविंग्स अकाउंट कितने। आप ये चीज को समझिए कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स का बिजनेस पहली बात तो पूरी तरीके से डिपॉजिट्स पर चलता है, क्योंकि जो डिपॉजिट्स ये बैंक्स लेते हैं उसी को फिर ये लोन्स के फॉर्म में देते हैं जिस पर इनको ब्याज मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बैंक्स किसी भी तरह के करंट अकाउंट्स ओपन करते हैं तो आमतौर पर इन्हें किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होता, जबकि सेविंग्स अकाउंट पर बैंक्स को जो है ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। ऐसे में बैंक्स हमेशा कोशिश करते हैं कि जब फंड रेस करें तो करंट अकाउंट के थ्रू रेस करें ताकि इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो थोड़ी कम पड़े। तो ऐसे में अच्छा बैंक वही है जिसका कासा रेशो सबसे ज्यादा निकल करके आए। तो अब बात यह है कि HDFC बैंक का जो कासा रेशो है वो तकरीबन 38 का है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आमतौर पर जो बड़े बैंक्स होते हैं इनके अंदर में कासा रेशो 38 से 40 के आसपास आपको सभी बैंक्स में मिलेगा। फिर वो चाहे आपका ICICI बैंक हो, फिर वो चाहे IDBI बैंक हो या कोई दूसरा बैंक हो, सभी बैंक्स के अंदर में आपको 40 के आसपास का कासा रेशो आमतौर पर मिल जाता है। दूसरी बात आती है आपके नंबर ऑफ शेयर्स की। लगभग 762 करोड़ शेयर जो है ओवरऑल है। अब एक चीज समझ लीजिए आप लोग, ये वो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है जो कि इक्विटी मार्केट में इशूड है। ये वो शेयर्स है जिनके अंदर में कुछ हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर्स या FIIs भी होल्ड करते हैं। हालांकि देखिए, इस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 0 है, तो कहीं ना कहीं पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये वो सारे शेयर्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स के हैंड्स में है। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो तकरीबन आता है आपके 19.5 का। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, इतना बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक के अंदर में HDFC बैंक का नाम है, तो ऐसे में ओवर वैल्यूड होना इस बैंक के लिए लाजमी था, बट फिर भी ये बैंक ओवर वैल्यूड नहीं है। आप देख सकते हैं ICICI बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो तकरीबन 20.5 का है, एक्सिस बैंक का प्राइस टू अर्निंग 14.5 का है, कोटक महिंद्रा का 21.5 का है और ये दो छोटे बैंक्स हैं HDFC के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं पर अगर मैं इन पांचों बैंक्स का भी एवरेज लूं तो 17 से लेकर के 17.5 का प्राइस टू अर्निंग निकल करके आता है, जबकि HDFC बैंक के अंदर में जो प्राइस टू अर्निंग है वो है लगभग 19.5 के आसपास का। तो ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा ये बैंक महंगा भी नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है और बहुत सस्ता भी आपको नहीं मिल रहा। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के रेशियोज अगर इंप्रूव होते हैं तो खरीदने के लिए ये रेशियो सफिशिएंट है। इसके बाद आती है हमारी प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि बुक्स के अंदर में जो इसकी वैल्यू निकलनी चाहिए उसके सामने इसका भाव चल रहा है अभी 1670 रुपए। तो तकरीबन 2.8 का जो है इसका प्राइस टू बुक है, जो भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है। अगर आप ICICI बैंक की देखेंगे तो 3.5 की प्राइस टू बुक है, कोटक महिंद्रा की 3.5 की प्राइस टू बुक है। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं ये कहता कि ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये दोनों थोड़े से आपके
बुक्स की प्राइस के मुकाबले आपको थोड़े से जो है HDFC बैंक सस्ता मिल रहा है। तो प्राइस टू बुक के बेसिस पर ये बैंक आपको 2.8 के जो है टाइम्स पे मिल रहा है। तो ये एक सस्ता भाव ही आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.17%, यानी कि हर एक शेयर की जो कीमत है उसके सामने कंपनी आपको डिविडेंड हर साल में कितना दे रही है। जैसे कि 1670 रुपए अभी हमारे शेयर का भाव चल रहा है, तो इसका 1% अगर हम बात करें 16-17 रुपए के आसपास का डिविडेंड हर एक साल के अंदर में जो मिल रहा है। अब बड़ी कंपनीज का जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपको हर साल जो डिविडेंड आपको इजीली मिलता है, तो यहां पर से आपकी जो है अर्निंग्स हो रही होती हैं। इसके अलावा बुक टू वैल्यू जो है आपकी प्राइस टू बुक है तकरीबन 600 रुपए की, और कंपनी का जो भाव ट्रेड कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मैं बता चुका आपको प्राइस टू बुक 2.8 है, तो तकरीबन आपकी 3 गुना के आसपास आपकी जो है प्राइस टू बुक पर आप अभी ट्रेड कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, जो NIIs होते हैं, मुख्य तौर पर ये वो अर्निंग होती है जो कि बैंक्स एक तरफ इंटरेस्ट लेता है और दूसरी तरफ इंटरेस्ट देता है। अब क्या होता है कि अगर आपने सपोज करो कि करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट या कोई भी अकाउंट्स अगर ओपन करे तो बैंक्स आपको ब्याज देता है, जबकि अगर बैंक्स आपको लोन देते तो ब्याज लेता है। तो बैंक हमेशा ये चाहता है कि बैंक को जो ब्याज मिल रहा है वो ज्यादा हो जो वो ब्याज दे रहा है उसके मुकाबले। तो ये जो इनकम होती है एक तरीके से ये आपकी NII कहलाती है, तकरीबन 1 लाख करोड़ की है। कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो जो इनकम क्रिएट कर रहा है बैंक्स, चाहे किसी भी तरीके के ब्याज वो दे रहा है उसके ऊपर में, चाहे वो जो फंडिंग खुद रेज कर रहा है डिपॉजिट्स के थ्रू उसके ऊपर में, चाहे बॉन्ड्स इशू कर रहा है, वहां पर जो लागत है वो लागत तकरीबन 40% के आसपास की आ रही है। ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ी सी ज्यादा है, हालांकि बैंक्स के अंदर में 40% कॉस्ट टू इनकम सफिशिएंट होती है और बड़े बैंक्स के अंदर में आपको इतनी ही मिलेगी। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो तकरीबन 86 रुपए का है, और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो आपका 19 का है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये होता है कि बैंक्स के पास में जितने असेट्स मौजूद है वो कंपेयर किए जाते हैं कंपनी के पास जो रिस्की असेट्स होते हैं, यानी जो मुश्किल में असेट्स होते हैं उनके सामने कंपनी के पास में कितने असेट्स पड़े हुए हैं। तो तकरीबन आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 19 का है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज्यादा होता है बैंक्स के अंदर में उतना अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16%, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तकरीबन 38%। अच्छी बात देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूं कि किसी भी कंपनी के अंदर में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्लैट, आप एक रूल याद रखिए कि अगर 15% से ऊपर है तो आमतौर पर हम उसे अच्छे की कैटेगरी के अंदर में ही गिनते हैं। बाकी पीयर्स की बात करें तो देखिए बहुत सारे बैंक्स इसके पीयर्स में आपके गिने जाते हैं। पूरा बैंक निफ्टी के अंदर में सारे शेयर्स इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स में, बट क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो हम लोग 5 से लेकर 6 बड़े बैंक से भी हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा मार्केट कैप साइज इसका 12.5 लाख करोड़ का। प्राइस टू बुक के अंदर में मैं बता चुका हूँ, ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, बिल्कुल एवरेज अगर हम गौर करें तो 2.65 का एवरेज होना चाहिए। 2.74 की प्राइस टू बुक पर आप ट्रेड कर रहे हैं, 17.5 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड होना चाहिए, और तकरीबन 19-19 के प्राइस टू अर्निंग पर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। आरओई आरओए आपका जो है आरओई मुख्य तौर पर 15% से ऊपर होना चाहिए, जो भी ठीक ठाक है। इसके अलावा जो नेट एनपीए है वो दूसरे बैंक्स के मुकाबले आपका काफी कम नेट एनपीए। आप अगर गौर करेंगे तो इंडसइंड बैंक के अंदर में तकरीबन 0.57 का एनपीए है, जबकि आपका एनपीए एचडीएफसी बैंक के अंदर में 0.33% है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। यही रीजन है कि देखिए बड़े बैंक्स को जो है और बड़ा बनाती है और छोटे बैंक्स की तरफ जो है थोड़ा सा हमारा ध्यान कम जाता है। अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करेंगे तो भी तकरीबन 19 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि जो रिस्क लेने की क्षमता है वो दूसरे बैंक्स के मुकाबले एचडीएफसी बैंक के अंदर में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चीजें इस बैंक को बहुत अच्छा बनाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल के अंदर में आपका जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तकरीबन 16.97% के आसपास, जो कि बहुत अच्छा है। 15 के अबाव हम लोग पिछले 5 सालों से कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं। बाकी रिटर्न ऑन असेट की बात करें तो 5 साल के अंदर में लगातार हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का जो एनपीए है, एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है इन 5 सालों के अंदर में, बट एटलीस्ट कंट्रोल्ड है। निम्स भी कंपनी के ठीक ठाक है। अब ये तो हो गई आपकी बात यहाँ पर कंपनी के रेशियोज और फाइनेंशियल्स की। अब एक बार हम लोग इसके चार्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अभी इस वक्त हम अगर गौर करें तो एचडीएफसी बैंक के अंदर में जो भाव चल रहा है
HDFC बैंक के अंदर में भाव चल रहा है तकरीबन 1676 1680 रुपए के आसपास में। अगर आप इसके चार्ट्स को ओपन करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर आप चार्ट्स को थोड़ा सा समझेंगे तो अभी इस वक्त मेरा जो ओपन है वो है 5 घंटे के चार्ट्स। 5 घंटे के चार्ट्स पर ऑलमोस्ट आपके मंथली डेटा आ ही जाता है। अब एक चीज को गौर करिए कि जुलाई की शुरुआत में जो है एक करेक्शन आई थी, और ये वो करेक्शन है जब आपके बाजारों के अंदर में तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास की करेक्शन थी। उसके बाद तकरीबन HDFC बैंक ने लोज के अंदर में तकरीबन 1600 रुपए के जो है लोज एक बार के लिए टच करे, बट 1600 के लेवल्स को इस शेयर ने जो है ब्रेक नहीं किया, और अब कहीं ना कहीं पर यहां पर एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद में अब ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देने को तैयार हो रहा है। तो 1676 1680 ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपका जो शेयर है वो कहीं ना कहीं पर 1800 के लिए ऊपर में तैयार होता नजर आ रहा है। तो HDFC बैंक का शेयर भी मेरे को जो है यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर में बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इसी शेयर को थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा पर अगर ओपन करूं तो हम इसको यहां पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑप्शंस के अंदर में क्या स्ट्रेटेजीज हमारी यहां पर बन रही है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, आप इस चीज को थोड़ा सा गौर करके देखिएगा कि यहां पर आपको जो है 1676 और 1700 के आसपास आप एक लेवल पार कर रहे हैं, और नीचे में आपने जो है 1600 के लेवल पर आपने सपोर्ट आते देखा। और अगर आप यहां पर ऑप्शन चेन के अंदर में देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि 1600 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको, मैं आपको थोड़ा सा फिर से इसको इंडिकेट कर देता हूं। देखिए, HDFC बैंक, अगर आप यहां पर देखेंगे तो तकरीबन 1600 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको 5500 लॉट्स आपको पुट राइटिंग के अंदर में नजर आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा ह्यूज पुट राइटिंग है। उसमें से भी अभी देखिए 350 पुट राइटर कवर कर रहे हैं। 1610 के अंदर में 150 पुट राइटर्स के लॉट कवर कर रहे हैं, 1620 में 260 लॉट्स कवर कर रहे हैं, 1630 में 100 लॉट कवर कर रहे हैं। और एक चीज समझ लीजिए, आप कमजोर नहीं हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि देखिए 1660 पर 700 फ्रेश पुट राइटर आज जुड़े हैं, 1670 के अंदर में तकरीबन 1000 पुट राइटर्स आज जुड़े हैं। यहाँ पर तो आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, सेकंड टोटल हाईएस्ट पुट राइटर आपके हैं 1650 पर। और मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ 1600 और 1650 की कि आपके यहाँ पर बाजार के अंदर में किस तरीके से आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी देख सकते हैं 1650 पर आपका पिछले आपके जो है पूरे दिन के अंदर में आपने किस तरीके से काम किया है। अब आप एक चीज देखिए, 1600 और 1650 का आपको यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है, और आप यहाँ पर एक ब्रेकआउट देते हुए क्लियरली नजर आ रहे हैं। 1600 पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 1650 पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में अगर आप गौर करें तो 1700 पर आपके 15000 कॉल राइटर थे, जो कि आपके सबसे ज्यादा कॉल राइटर थे। आपके देखिए 1700 की रेंज में आपके 15000 कॉल राइटर्स थे, वो अब कवर कर रहे हैं। लगभग 1100-1200 कॉल राइटर्स उन्होंने कवर कर लिए। 1700 पर भी लगभग 125 कॉल राइटर आपके कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप जो है ब्रेकआउट आपको यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है, और 1700 के जो कॉल राइटर्स है वो भी कवर करते नजर आ रहे हैं। ऊपर में अगर हम लोग कहां तक जा सकते हैं ये बात समझे तो देखिए, आप लगभग 1800 पर आपके सेकंड हाईएस्ट टोटल कॉल राइटर है, फर्स्ट हाईएस्ट कॉल राइटर आपके 15000 कॉल राइटर है, एक हाईएस्ट कॉल राइटर आपके 1660 पर भी है, पर यहाँ पे 350 कॉल राइटर कवर कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 1660 1700 के अंदर में जो कॉल राइटिंग है वो कवर कर रही है, और 1800 पर आपके 6000 के करीबन आपके लॉट खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि तुरंत कुछ ही समय के अंदर में आपका HDFC बैंक 1800 के लेवल्स के करीब दौड़ने वाला है, जिसके टारगेट्स आपके लगभग आपके ये निकल करके आते हैं। तो क्लियरली फंडामेंटल्स डेटा आपका जो है पॉजिटिव है, चार्ट्स आपके पॉजिटिव है, और इसके अलावा ऑप्शन चेन के अंदर में जो डेटा है वो भी आपका पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप एक चीज समझिए कि अगर आप ट्रेडर हैं, आप छोटे अवधि के लिए आप शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में मैं ये कहूंगा कि 1600 के आसपास में आप जो है अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, और तकरीबन 1800 रुपए के लिए आप रेडी रहिए। यानी कि 100 पॉइंट्स के लिए आपका स्टॉप लॉस बनता है, और तकरीबन 200 पॉइंट्स के लिए आपका टारगेट बनता है, अगर आप ट्रेडर हैं तो, कुछ दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो
कि HDFC बैंक में फिर से तेजी आने वाली है, क्योंकि देखिए निफ्टी भी आपका जो है अच्छा काम कर रहा है। निफ्टी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि देखिए निफ्टी के अंदर में जो है बड़ी हिस्सेदारी HDFC बैंक की निफ्टी बैंक के अंदर में बड़ी हिस्सेदारी है, तो कहीं ना कहीं पर 25,200 के पार आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव हम लोग हैं। और HDFC बैंक को जो है निफ्टी खींचेगा, या यूं समझ लीजिए कि HDFC बैंक निफ्टी को खींचेगा, तो कहीं ना कहीं पर 1600 के आसपास आपका जो है एक सपोर्ट बन करके आ रहा है, और 1800 रुपए का टारगेट आ रहा है। ये आपके छोटे अवधि के निवेशकों के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑब्वियसली भारत का सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, भारी भरकम इसके पास में NIIs है, कंपनी लगातार प्रॉफिट्स क्रिएट कर रही है, EPS कंपनी के पास में अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग पर सस्ती है, प्राइस टू बुक पर सस्ती है, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं पर जो HDFC बैंक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा था ही हमेशा से, बट अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी अब अच्छा नजर आ रहा है। 1800 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं, 1600 का स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। तो आज के लिए वीडियो के अंदर में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो फेसबुक पर आप इस अपने चैनल को आप जो है फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।